कहानी की शुरुआत होती है बार्सिलोना शहर से, जो कि स्पेन का एक खूबसूरत शहर है। लेकिन अब यह शहर बिल्कुल वीरान हो चुका है। सड़कों पर कोई नहीं, गाड़ियां टूटी पड़ी हैं, हर तरफ खामोशी छाई हुई है, इमारतों की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दुकानें लूटी हुई हैं और हर जगह तबाही के आसार नजर आते हैं। इस तबाही की वजह एक शैतानी ताकत है जो तेज हवा के साथ आती है। जिस इंसान की नजर उसे देख ले वह उसी वक्त इन्फेक्टेड हो जाता है और यह शैतानी ताकत उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है। अब हम कहानी की तरफ आते हैं। यहाँ हम सेबास्टियन नामी एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी 9 साल की बेटी एना के साथ रहता है। सेबास्टियन पहले एक इंजीनियर था, एक आम आदमी जिसके पास एक खुशहाल जिंदगी थी। एक दिन जब वह ऑफिस जाता है तो ऑफिस में भगदड़ मची हुई है। अचानक उसे उसकी पत्नी फोन करके बताती है, क्या आपको कुछ मालूम है, बाहर कुछ मखलूक इंसानों पर हमला कर गई है। वह जल्दी से ऑफिस का टीवी ऑन करके देखता है तो सुनता है कि सब लोग जल्दी से अपने घरों को लौट जाएं। बाहर कोई नामालूम मखलूक इंसानों को मार रही है। उसकी पत्नी उसे तुरंत घर आने के लिए कहती है। वह फौरन वहां से निकलता है और सीधा अपनी बेटी को लेने स्कूल जाता है। जैसे ही वह अपनी बेटी को लेकर स्कूल से बाहर निकलता है तो उसकी पत्नी भी वहां पहुंच रही होती है। वह फौरन भागकर रोड क्रॉस करके उनकी तरफ आती है तो सेबास्टियन उसे कहता है, एना ठीक है, तुम गाड़ी बैक करो। जैसे ही वह गाड़ी की तरफ जाने के लिए जल्दी से रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है तो सड़क के बीच में एक तेज रफ्तार कार उसे कुचल देती है और वह वहीं मर जाती है। लोगों में भगदड़ मची हुई है, लोग तेजी से अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सेबास्टियन और एना जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सेबास्टियन की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। वह और उसकी बेटी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं जहां सभी खिड़कियों पर कागज, कपड़े और तख्ते लगे हुए हैं ताकि बाहर से कोई चीज अंदर नजर न आए और न ही अंदर से कोई बाहर देख सके। 3 महीने पहले पूरी दुनिया में एक खौफनाक मखलूक जाहिर हुई थी। कोई नहीं जानता कि यह कहां से आई है, क्या है या क्यों आई है। साइंटिस्ट इसे समझ नहीं पाए, फौज इससे नहीं लड़ सकी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जो भी उस मखलूक को देख लेता है वह तुरंत अपने आप को मार देता है। यह ऐसा है जैसे वह मखलूक इंसान के दिमाग में घुस जाती है और उसे इतना खौफजदा कर देती है और इतने गहरे सदमे में डाल देती है कि इंसान जिंदा रहना ही छोड़ देता है। शुरुआत में लोगों ने समझा कि यह कोई वायरस है, कोई बीमारी है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन हर जगह मौजूद है। इसलिए लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधना शुरू कर दी, घरों की खिड़कियां बंद कर दी, बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी लाखों लोग मर गए। पूरी दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा खत्म हो गया। सेबास्टियन और एना भी पिछले 3 महीनों से अपने घर में बंद हैं। उनका खाना खत्म हो रहा है, पानी कम हो रहा है, बिजली कई हफ्तों से नहीं आई। सेबास्टियन जानता है कि उन्हें जल्द ही बाहर जाना होगा वरना वे भूख से मर जाएंगे। एक दिन जब खाना खत्म हो जाता है तो सेबास्टियन फैसला करता है। वह एना से कहता है कि बेटा, हमें बाहर जाना होगा, हमें खाना चाहिए, अगर हम यहीं रहे तो भूख से मर जाएंगे। सेबास्टियन उसे समझाता है कि अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और बहुत सावधानी से चलें तो हम सुरक्षित रहेंगे। वे चलते चलते एक स्टोर पर जाते हैं और वहां से कुछ सामान उठाकर घर चले जाते हैं। जब वे रात को सो रहे होते हैं तब सेबास्टियन अपनी बेटी को बताता है कि कल उसका जन्मदिन है। अगले दिन सेबास्टियन मोमबत्ती जलाता है और खुशी से अपनी बेटी को जन्मदिन का केक पेश करता है। वे अभी इसी खुशी में ही मशगूल होते हैं कि अचानक दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ लोग होते हैं जो उस हवाई मखलूक के कंट्रोल में होते हैं। वे उन्हें आंखें खोलने पर मजबूर करते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे पकड़कर उल्टा लिटा देते हैं और जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवा देते हैं। वे सबसे पहले एना के चेहरे पर स्याही से आंख जैसा एक निशान बनाते हैं और जबरदस्ती उसकी आंख खोल देते हैं जिससे वह डरकर छत से नीचे गिर जाती है। उसका बाप उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता और वे लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके चेहरे पर भी आंख का निशान बना देते हैं। लेकिन सेबास्टियन आंखें खोलने के बाद भी नहीं मरता। वे उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपना बना लेते हैं और उससे दूसरे लोगों को मारने का काम लेते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग पहले से ही डिप्रेस्ड जिंदगी गुजार चुके होते हैं, ये शैतानी ताकत उन्हें सिलेक्ट कर लेती है और छुपे हुए लोगों को बाहर निकालने में उनसे मदद लेती है। ऐसे समझो वह लोग इस शैतानी ताकत के लिए एक गुलाम का काम करते हैं। एक दिन वह बाहर बाजार की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। वे 3 आदमी होते हैं जिनमें से एक का नाम मार्शल है और बाकी 2 उसके भाई हैं और एक औरत होती है जिसका नाम लिलियाना है। उनकी आंखों पर पट्टी होती है और वे तीनों एक रस्सी पकड़े हुए लाइन बनाकर चल रहे होते हैं। तभी सेबास्टियन उनसे बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। वे कहते हैं कि नहीं, माफ कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सेबास्टियन कहता है कि वह एक इंजीनियर है, वह कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम करता था और उसे पता है कि जनरेटर कहाँ मौजूद है। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं आपको यह सब बता सकता हूँ ताकि बिजली वगैरह का इंतजाम हो सके। मार्शल अपने बाकी साथियों से सलाह करता है तो वह औरत उसे कहती है कि हमें इसे साथ ले जाना चाहिए। फिर वे उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि यह कौन है तो वे बताते हैं कि यह जनरेटर के बारे में जानता है। इसके बाद वह व्यक्ति सेबास्टियन को उस पूरे हॉल का विजिट करवाता है। हॉल में बड़ी बड़ी बसें खड़ी होती हैं और अंदर ही अंदर वे पूरा एक सिस्टम चला रहे होते हैं। मार्शल सेबास्टियन को बताता है कि यहाँ इंजीनियर, कारपेंटर और डॉक्टर मौजूद हैं। जब मार्शल सेबास्टियन के चेहरे की तरफ देखता है तो सेबास्टियन के माथे पर चोट लगी होती है। वह सेबास्टियन को डॉक्टर के पास ले जाता है जो कि हॉल के अंदर ही मौजूद होती है। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है।
वह डॉक्टर सेबास्टियन से पूछती है कि यह जख्म आपको कैसे आया। तो वह बताता है कि जब हम अंधे थे तो मैं गिर गया था। डॉक्टर कहती है कि बाहर तो हम सब अंधे हैं, और कहती है कि शुक्र है आपकी नाक नहीं टूटी, वह बच गई है। जब डॉक्टर महसूस करती है कि सेबास्टियन भूखा लग रहा है तो वह उसे एक किचन रूम में ले जाती है और वहां पर उसे खाने को कुछ देती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो किचन में पहले से ही कुछ बाकी लोग कॉफी पी रहे होते हैं, तो वह भी एक प्याला कॉफी का भर लेता है और उन्हीं के साथ बैठ जाता है। वहां पर एक अंधा आदमी मौजूद होता है जिसका नाम लिजारो है। उसने अपनी आंखें निकालनी होती हैं, तो वह अपना मुद्दा बयान करता है, अपने बारे में बताता है कि मैंने यह सब कैसे किया। फिर वह काफी देर तक उनसे लंबी बातचीत करता है। बातचीत के बाद जब सब लोग सो जाते हैं तो वे सभी एक बस में सो जाते हैं और बस की खिड़कियां वगैरह बंद कर लेते हैं। रात को जब सेबास्टियन उठता है तो वह देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं, तो वह जल्दी से गाड़ियों की चाबी वाले बॉक्स के पास जाता है। वहां से सभी गाड़ियों की चाबियां लटकी होती हैं, तो वह वहां से कुछ चाबियां उठा लेता है और उनमें से एक चाबी गाड़ी में लग जाती है। वह गाड़ी स्टार्ट करता है, तभी लिलियाना उठती है और उसे मना करती है कि आप ऐसा मत करो, आप क्या कर रहे हो। सेबास्टियन बस खामोश रहता है। जब वह गाड़ी स्टार्ट करता है तो दूसरे लोग भी उठ जाते हैं। वे शोर मचाते हैं कि ऐसा मत करो, गाड़ी रोको, क्यों बाहर ले जा रहे हो। लेकिन वह उनकी एक भी नहीं सुनता और अंधाधुंध ड्राइविंग करते हुए गाड़ी तेजी से भगाकर वहां से बाहर निकल जाता है। जब वह हॉल के गेट के पास पहुंचता है तो जोर से गाड़ी की टक्कर मारकर गेट को तोड़ देता है और गाड़ी बाहर निकाल ले जाता है। दीवारों से टकराता हुआ, उलझता हुआ, कई एक्सीडेंट करता हुआ वह गाड़ी लगातार तेजी से भगाता रहता है। रास्ते में कुछ रुकावट के तौर पर दो कारें एक साथ खड़ी होती हैं, तो वह बस को उन कारों के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे बस पलट जाती है और शीशे टूट जाते हैं। वह खुद बाहर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधता। इसके बाद मार्शल बस से बाहर आता है और वह गलती से आंखें खोल लेता है तो उसे वह मखलूक नजर आ जाती है, जिसके बाद वह इतना गमजदा हो जाता है कि पास पड़ा हुआ शीशे का एक टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन पर फेर लेता है और खुद को मार देता है। इसके बाद लिलियाना बाहर आती है और वह अपनी आंखें बंद रखती है, लेकिन सेबास्टियन उसकी आंखें जबरदस्ती खोल देता है, जिसके बाद वह उस मखलूक को देखकर चलती हुई गाड़ी के टायरों के अंदर सिर डालकर खुद को मार देती है। इसके बाद उसका दूसरा भाई बाहर आता है, वह भी उस मखलूक को देख लेता है और वह गाड़ी के पास मौजूद ऑनेल को आग लगाकर खुद उसमें खड़ा हो जाता है और खुद को जलाकर मार देता है। इसके बाद सेबास्टियन अपने घर चला जाता है और अपने घर की छत पर खड़ा होकर दूरबीन से पूरे शहर का नजारा करने लगता है। अचानक उसकी नजर एक और फैमिली पर पड़ती है जो घर से राशन वगैरह लेने के लिए बाहर आए होते हैं। उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है और अलग अलग खाना वगैरह तलाश कर रहे होते हैं। एक औरत जिसका नाम क्लेयर है जो एक फार्मेसी में जा रही होती है। सेबास्टियन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सबसे पहले उसकी तरफ जाता है और उससे मुखातिब होता है। जब वह सेबास्टियन के पैरों की आवाज सुनती है तो वह कहती है, हेलो, तुम कौन हो, यहाँ पर कौन मौजूद है। तो वह नहीं बोलता। इसके बाद वह कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी डरी हुई हूँ और लगता है आप भी डरे हुए हो। तो वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वह नहीं बताता। इतने में उसके दो भाई राफे और ऑक्टावियो भी आ जाते हैं, जो कुत्तों के सहारे चल रहे होते हैं। कुत्ते उनके आगे होते हैं और वे कुत्तों के गले में रस्सी बांधकर उनकी मदद से चल रहे होते हैं। जब कुत्ते उसे देखते हैं तो वे तुरंत सेबास्टियन की तरफ झपटते हैं और उस पर हमला करते हुए उसे गिरा देते हैं। जब वह गिरता है तो राफे उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, सच सच बताओ। तब सेबास्टियन बोलता है कि मुझे लूटा गया है, मुझे कोटा गया है, मैं डरा हुआ हूँ, प्लीज मुझे अपने घर ले चलो, मैं आपको जनरेटर के बारे में बताऊंगा, मैं इंजीनियर हूँ और मुझे सब पता है कि जनरेटर कहाँ पड़े हैं, तो इस तरह हमारा बिजली का मसला हल हो सकता है। वे सबसे पहले तो उसे साथ ले जाने पर राजी नहीं होते, लेकिन फिर क्लेयर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, इसे भी साथ ले चलते हैं। वे उसे लेकर घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर उनकी माँ आती है और पूछती है कि यह शख्स कौन है और इसे क्यों लेकर आए हो। तो वे उसे बताते हैं कि कोई बात नहीं, यह भी एक भटका हुआ इंसान है और इसे जनरेटर का पता है, तो ये हमारे लिए सहूलियत पैदा करेगा। उनकी वालिदा उन्हें आगे लेकर जाती है। रास्ते में सेबास्टियन पूछता है कि यह जगह कौन सी है और हम कहाँ हैं। तो वह बताती है कि यह बम शेल्टर है और यहाँ पर दुश्मन के बम नहीं पहुंच पाते, वह मखलूक भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। इसके बाद वे दूसरे फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम सोफिया है, जो जर्मन भाषा बोलती है। उन्हें उस बच्ची की बात समझ नहीं आती कि वह क्या कहती है। जब सेबास्टियन उस बच्ची से मिलता है तो वह उसकी भाषा को समझ लेता है। पूरी फैमिली हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम इसकी भाषा समझ सकते हो। सेबास्टियन कहता है कि हाँ। वे सेबास्टियन को उस बच्ची की फैमिली के बारे में पूछने को कहते हैं, तो उसके बाद सेबास्टियन उससे बात करना शुरू कर देता है और पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। जब सोफिया उसे बताती है कि हमें स्कूल से छुट्टियां हुई थीं और हम लोग सैर पर जा रहे थे, तो उसी दौरान हम एक शिप पर सवार हुए। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक लोगों ने कोई चीज देखी और उसके बाद वे सभी एक एक करके पानी में कूद गए। पहले एक व्यक्ति, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से सभी लोग पानी में छलांग लगाते गए। मेरी मम्मा ने मेरी आंखों पर हाथ रख लिया और मुझे गोद में छुपा लिया। जब मैंने आंखें खोली तो हम लोग एक बस में थे जिसकी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद थे। इसके बाद मेरी मम्मा ने रेडियो चलाया, तो रेडियो में इमरजेंसी खबर चल रही थी कि पहाड़ों के करीब, दूर पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह है जहाँ वह मखलूक नहीं पहुँच सकती। वहां तक जाने का सिर्फ
एक ही रास्ता है और वह है केबल कार। केबल कार के जरिए ही वहाँ पहुंचा जा सकता है। इसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि हमें भी वहाँ जाना होगा। हम बाहर निकले तो बाहर बहुत सारे लोग थे, भीड़ मौजूद थी। मेरी मम्मा ने मेरा हाथ इस कदर जोर से पकड़ा हुआ था कि मेरा हाथ दर्द हो रहा था। फिर काफी लोग हमसे टकराए और टकराने के बाद अचानक मेरा हाथ छूट गया और मैं पीछे रह गई। उसके बाद पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई। तब वह रोने लग गई। क्लेयर उसके पास आ जाती है और कहती है कि सोफिया चुप करो, बस खामोश हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद सेबास्टियन उन्हें मशविरा देता है कि हमें वहाँ जाना होगा, हमें भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचना चाहिए ताकि हम भी बच सकें और हो सकता है कि सोफिया की वालिदा भी वहाँ जिंदा मौजूद हो। तभी वह बूढ़ा शख्स रोबर्टो, जो कि उन सब का बाप होता है, उनसे कहता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। हो सकता है रास्ते में वह मखलूक हम पर हमला कर दे और अगर हम वहाँ पहुंच भी गए तो वहाँ जाकर पता चले कि सोफिया की वालिदा मर चुकी है तो हमें वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी राफे कहता है कि इस बम शेल्टर से सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है और हम चाहें तो यहाँ पर भी केबल कार लगा देते हैं और इसे चारों तरफ से सील कर देते हैं ताकि कोई भी चीज यहाँ प्रवेश न कर सके। इसके बाद सेबास्टियन कहता है कि यहाँ रहते हुए हमारा खाना भी खत्म हो सकता है, हम कब तक यहाँ रह सकते हैं, एक ना एक दिन हमें यहाँ से निकलना तो होगा ही। फिर क्लेयर कहती है कि हमें हर हालत में यहाँ से जाना होगा, हम इंसान हैं, कोई मुर्दे नहीं हैं जो यहाँ हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। तभी ऑक्टावियो, जो कि राफे का छोटा भाई है, कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और जिसने हमारे साथ जाना है वह हाथ खड़ा कर दे। वे सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं लेकिन रोबर्टो शेल्टर छोड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन उसकी बीवी, जिसका नाम लीजाबेल है, वह जबरदस्ती उसका हाथ ऊपर करवाती है और उसे अपने साथ ले जाने पर मजबूर करती है। इसके बाद वे अपने कुत्तों को साथ लेकर पूरी तैयारी करके आंखों पर पट्टी बांधकर वहां से निकल जाते हैं। वे काफी दूर चले जाते हैं। ऑक्टावियो एक बिल्डिंग में जाता है और पता करता है कि हम कहां तक पहुंच गए हैं और आगे कितना सफर बाकी है। वह एक कमरे में जाकर उसकी खिड़की तोड़कर वहां से कुछ कागजात उठाता है और अपने नक्शे के मुताबिक देखता है कि हमारा कितना सफर बाकी है। इसके बाद जब वे अगले चौक पर पहुंचते हैं तो वहां पर वह मखलूक उन पर हमला कर देती है। कुत्ते जो हैं वे उस मखलूक को देखकर भौंकने लग जाते हैं और अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। इसके बाद राफे अलग हो जाता है और वह कुत्तों को पुकार रहा होता है और उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। कुत्तों को पुकारते हुए वह कह रहा होता है कि तुम इधर आओ, किधर जा रहे हो। वहां से उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में कह रही होती हैं कि तुम अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और आजाद हो जाओ और हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं ताकि हम लोग वहां जाकर बसें। अब यहाँ पर सारी की सारी फैमिली लड़खड़ा जाती है और परेशान हो जाती है कि यह क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अचानक राफे अपने जज्बात से बेकाबू होकर अपनी पट्टी उतार देता है और उस मखलूक को देख लेता है। इसके बाद वह इतना गमजदा हो जाता है कि वह पास खड़ी हुई कार में अपना सिर मार देता है। शीशा टूटकर उसके सिर में लग जाता है जिससे वह वहीं मर जाता है। इसके बाद क्लेयर सब फैमिली मेंबर को आवाज देती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ गलत हो रहा है। ऑक्टावियो जल्दी से सोफिया और क्लेयर को लेकर वहां से निकलता है और पास के किसी मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ रोबर्टो और लीजाबेल राफे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वे उसे ढूंढते हुए कारों को टटोलते हुए राफे के पास जाते हैं। राफे के पास उसके कुत्ते खड़े होते हैं जो बहुत ही परेशानी में राफे के वालिद को हाथ पर काट लेते हैं और जख्मी कर देते हैं। इसके बाद रोबर्टो गिर जाता है। लीजाबेल उसे उठाती है। ऑक्टावियो आवाज लगाता है और सीटी भी बजाता है कि सभी लोग अंदर आ जाएं। उसकी वालिदा फौरन रोबर्टो को लेकर उस कमरे की तरफ जाती है और सभी लोग कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर वे उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद करके खुद को अंदर सुरक्षित कर लेते हैं। जब वे सभी लोग अपनी अपनी पट्टी खोलते हैं तो रोबर्टो के हाथ से खून बह रहा होता है। ऑक्टावियो कहता है कि मेरे पास इस जख्म का इलाज है, मैं इस पर मरहम लगा सकता हूँ अगर आप प्यार से कहें। तो लीजाबेल आगे बढ़ती है और वह गर्म पानी से उसके जख्म को धोने लगी है। तभी रोबर्टो कहता है कि यह हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, अगर हम दोबारा बाहर गए तो वे लोग हमें मार देंगे। दूसरे सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर उस मखलूक को कैसे हराया जाए। तब क्लेयर कहती है कि पता नहीं क्या होगा। वे सब कुछ सुन रहे होते हैं जैसे वे हर वक्त हमारे पास हों। हमारे बड़ों की बातें बोलकर हमें भटकाते हैं ताकि हम उनके चंगुल में फंस जाएं। ऑक्टावियो कहता है कि फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में यह चीज साफ तौर पर बताई गई है कि आवाजों को इस तरह मिलाकर एक अजीब सी आवाज बनाई जा सकती है। रोबर्टो को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह कहता है कि यह बात तुमने कहां से सुनी। तो ऑक्टावियो कहता है कि मेरे पास फिजिक्स की डिग्री है और मैंने यह सब पढ़ा हुआ है। इसके बाद वे सब अपने अपने किसी और काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद रोबर्टो अचानक जमीन पर गिर जाता है। वह जख्म का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब दूसरे ये सब देखते हैं तो क्लेयर कहती है, रोबर्टो तुम्हें क्या हो गया है, सब ठीक है, तुम ठीक तो हो। वह कुछ नहीं बोलता। लीजाबेल भी जल्दी से उसके पास आ जाती है और उसका सिर हिलाती है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। तभी ऑक्टावियो भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि इसे क्या हो गया है, इसे कहीं बुखार तो नहीं है। लीजाबेल कहती है कि हाँ सच में इसे बुखार है। तो वह कहता है कि इसके लिए हमें एंटीबायोटिक चाहिए और हम इसे अपने घर तक भी नहीं ले जा सकते, यहाँ पर हम क्या करेंगे। वह थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद ऑक्टावियो, क्लेयर और सेबास्टियन बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वे एक और बिल्डिंग में जाते हैं। दूसरी बिल्डिंग में जाने से पहले वे अपने सिर पर पट्टियां बांध लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। वे ऐसे ही दीवारों को टटोलते हुए आगे बढ़ते हैं और एक वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। वॉशरूम में क्लेयर कहती है कि मैं यहाँ जांच कर रही हूँ, तुम दूसरे कमरे में देखो। दूसरे कमरे में खिड़की खुली होती है। सेबास्टियन वहां पहुंच जाता है और वह उस मखलूक के कंट्रोल में चला जाता है और अपनी पट्टी हटा देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी ऑक्टावियो, जो दूसरे कमरे में होता है, वह पूछता है कि सेबास्टियन क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, कोई खिड़की खुली तो नहीं है। तो वह कहता है हाँ तुम आ सकते हो।
सब ठीक है। जैसे ही वह उस कमरे में आता है और आकर अपनी पट्टी हटाता है तो वह एक खिड़की से उस मखलूक को आते हुए देखता है। वह तुरंत गमजदा हो जाता है और पास पड़ी कोई लोहे की सलाख उठाकर अपने पेट में मारता है और गिर जाता है और वहीं मर जाता है। इतने में जब क्लेयर उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचती है तो सेबास्टियन बहाने बनाने लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, इसने उस मखलूक को देख लिया है इसलिए ये मारा गया है। तब क्लेयर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वे वापस पहुंचते हैं तो रॉबर्टो पूछता है कि सेबास्टियन कहाँ है। क्लेयर नहीं में सिर हिलाती है जिससे वह बहुत ही गमजदा हो जाता है। क्लेयर उसे हौसला देती है कि आपके लिए एक एंटीबायोटिक मिल गई है, ये आपके हाथ को ठीक कर देगी। रॉबर्टो को थोड़ा हौसला होता है और वह शांत हो जाता है। इसके बाद वे वहां से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। सेबास्टियन उन सबको रास्ता दिखा रहा होता है और बाकी सभी लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मोटरसाइकिल के आने की आवाज सुनाई देती है और वे तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल को अपनी तरफ आते हुए महसूस करते हैं। तभी सेबास्टियन कहता है वे लोग आ चुके हैं, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वे वापस मुड़ते हैं एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से उनकी तरफ आता है और वह टक्कर मारने ही वाला होता है कि वे जल्दी से दूसरी गली में मुड़ जाते हैं। जैसे ही वे मुड़ रहे होते हैं तभी रॉबर्टो को मोटरसाइकिल की टक्कर लग जाती है और वह गिर जाता है। वह जख्मी हो जाता है और लीजाबेल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। ये बाइक वाला भी सेबास्टियन की तरह शैतानी ताकत का गुलाम बन चुका है। लीजाबेल भी उसके साथ गिर जाती है। वे दोनों बैठ जाते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। तभी रॉबर्टो कहता है मैं आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब हम दोनों मारे जाएंगे, तो मरने से पहले एक बार एक दूसरे को देख लें। वे दोनों जल्दी से एक दूसरे की पट्टी उतारते हैं और अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सेबास्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर एक इमारत तक पहुंच जाता है और उन्हें बिल्डिंग के अंदर बंद कर देता है। तभी क्लेयर को शक होने लगता है कि ये सब तुम ही कर रहे हो और तुम उस मखलूक के साथ मिले हुए हो। इस ऐनक से तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, तुम हमें धोखा दे रहे हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पहले तुमने मेरे 2 भाइयों को मारा, मेरे माता पिता को, और अब तुम हमारी क्या मदद करोगे? हमसे दूर हो जाओ और हमारे पास मत आना। क्लेयर सोफिया को लेकर बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। सेबास्टियन थोड़ी देर वहां रुकता है और फिर वह भी उस बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और उनके पीछे चलना शुरू कर देता है। चलते चलते क्लेयर और सोफिया काफी आगे निकल जाते हैं। वह नीचे से आवाज लगाता हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी क्लेयर को एक दरवाजा दिखाई देता है जो बाहर जाने का होता है। क्लेयर सोफिया से कहती है कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें मेरे पीछे ही रहना है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और अपनी आंखें भी पट्टी से ढक लेती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। तभी उसके पीछे सेबास्टियन भी आ जाता है। सेबास्टियन उन्हें अपनी तरफ ध्यान दिलाता है लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। वे दरअसल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं। सेबास्टियन कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन वह कहती है नहीं, तुम मेरे पास मत आना। वह पीछे की तरफ हटती हटती छत से नीचे गिर जाती है और नीचे एक लोहे के शेड पर गिरती है लेकिन बच जाती है। सेबास्टियन को सोफिया में अपनी बेटी नजर आती है और इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड सिचुएशन में सेबास्टियन ठीक हो जाता है। शैतानी ताकत का असर खत्म हो जाता है। सेबास्टियन अब सच में उन्हें बचाना चाहता है। वह अब उनका हमदर्द बन चुका होता है और उन लोगों से लड़ता है जो मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहे थे और वे भी उस बिल्डिंग में घुसकर छत तक पहुंच जाते हैं। जब क्लेयर नीचे गिरती है तो सेबास्टियन उनके पीछे कूद जाता है और वह भी वहां पहुंच जाता है और सोफिया भी उसके बाद नीचे आ जाती है। वह औरत जो उनका पीछा कर रही होती है वह भी उसी जगह पहुंच जाती है और सेबास्टियन से कहती है कि अपनी पट्टी हटाओ और आजाद हो जाओ। लेकिन सेबास्टियन सच में उन्हें बचाना चाहता है, इसलिए वह मुकाबले के तौर पर उस औरत से लड़ता है। वह औरत उसकी आंखें दबाती है और उसे मजबूर करती है कि किसी तरह पट्टी हटा दे। सेबास्टियन पूरी बहादुरी के साथ उस औरत से लड़ता है। वह औरत पूरी ताकत से सेबास्टियन को नीचे गिराकर उसकी आंखें दबाती है, लेकिन सेबास्टियन भी पूरी ताकत से उससे लड़ता है। लड़ते लड़ते वह उस औरत को वहां से नीचे गिरा देता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद सेबास्टियन जल्दी से क्लेयर और सोफिया को एक लिफ्ट के जरिए नीचे ले आता है और जल्दी से उनके लिए एक गाड़ी ढूंढकर उसमें बैठाकर उन्हें केवल कार की तरफ ले जाने लगता है। अब इन्फेक्टेड लोगों की एक टीम उनके पीछे पड़ी है। वे लोग भी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन सेबास्टियन हर एक चीज से टकराता हुआ, उन्हें हटाता हुआ, गाड़ी तेज चलाता हुआ केबल कार तक पहुंच जाता है। जब वे केबल कार वाली बिल्डिंग में दाखिल हो रहे होते हैं तो वे लोग तुरंत उनके पीछे पहुंच जाते हैं। सेबास्टियन जल्दी से कार को तेजी के साथ उस गेट के बीच में खड़ी कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह क्लेयर और सोफिया को समझा देता है कि अब तुम्हें ये सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना है। ऊपर केबल कार का एक बटन लगा होगा, उसे दबा देना है। एक हैंडल होगा, उसे ऊपर कर देना है, केबल कार चल पड़ेगी और इस तरह तुम उस पहाड़ी तक पहुंच सकती हो। मैं खुद इनसे निपटूंगा, इन्हें यहीं नीचे रोक कर रखूंगा, ये तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लेयर और सोफिया हामी भर लेती हैं और वे बड़ी बहादुरी के साथ ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। सीढ़ियां बहुत लंबी होती हैं लेकिन वे चढ़ती रहती हैं। एक जगह सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है और वहां सोफिया नीचे गिरने ही वाली होती है कि अचानक क्लेयर बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर ऊपर ले आती है। इसके बाद वे आगे बढ़ती हैं और चढ़ते चढ़ते केबल कार तक पहुंच जाती हैं। अब क्लेयर बटन देखने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। वहां वे देखती हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है और उन्हें बहुत डर भी लगता है और नीचे गिरने का भी बहुत डर होता है। इसलिए वे बड़ी बहादुरी के साथ खुद को संभालते हुए, हर चीज को टटोलते हुए केबल कार तक पहुंचती है और जल्दी से उस बटन को दबा देती है
और साथ लगे हैंडल को ऊपर कर देती है। केबल कार चल पड़ती है, लेकिन बदकिस्मती से केबल कार तक पहुंचने वाली सीढ़ी टूट चुकी होती है और केबल कार बिल्डिंग से थोड़ी दूर से गुजर रही होती है। उन्हें बहुत मुश्किल होती है कि वे उसमें कैसे सवार हों। उधर दूसरी तरफ सेबास्टियन उन लोगों से लड़ता है और पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है। सबसे पहले वह कार की टंकी का ढक्कन खोलकर एक कपड़े को आग लगाकर उसमें फंसा देता है ताकि तेल में आग लग जाए। जैसे ही वे लोग उस कार के ऊपर से गुजरकर उसकी तरफ आने लगते हैं तो यह उनके लिए एक रुकावट बन जाता है। ऐसा ही होता है, जैसे ही वे कार पर चढ़ते हैं तो कार की ऑयल टंकी में आग लग जाती है और एक आदमी जल्दी से पीछे की तरफ कूद जाता है और वे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। फिर वे दोबारा हमला करते हुए आगे बढ़ते हैं और उस कार को पार करके सेबास्टियन तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति सेबास्टियन से कहता है कि तुम इन्हें आजाद होने दो, अब क्यों हमारे साथ लड़ रहे हो? तुम तो हमारे साथ ही थे, तुम इनके साथ क्यों मिल गए हो? हमारे साथ वफादारी करो और इन्हें आजाद होने दो। हम सब एक साथ रहेंगे, हम आजाद रहेंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। सेबास्टियन कहता है, नहीं, मुझे इन्हें बचाना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेबास्टियन लोहे की एक बड़ी सी सलाख उठा लेता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे आमने सामने आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सेबास्टियन बहुत ही होशियारी से एक आदमी के पेट में वह सलाख घोंप देता है। इसके बाद वह आदमी एक और सलाख निकालता है और सेबास्टियन की टांग में घोंप देता है, जिससे वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है और आखिरकार उसे वहीं मार देते हैं। इसके बाद इन्फेक्टेड लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगते हैं। उधर क्लेयर रास्ता ढूंढने में लगी होती है कि केबल कार तक कैसे पहुंचा जाए। आखिरकार वह तय कर लेती है कि जैसे ही केबल कार उनके पास आएगी वे उसमें छलांग लगा देंगे और उसमें सवार हो जाएंगे। इधर वे इन्फेक्टेड लोग भी बिल्डिंग के अंदर आ चुके होते हैं और सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर होते हैं। तभी क्लेयर सोफिया को लेकर छलांग लगाती है और केबल कार के अंदर गिर जाती है और केबल कार चल पड़ती है। इससे पहले कि वे लोग केबल कार तक छलांग लगाएं, केबल कार वहां से निकल चुकी होती है। इस तरह क्लेयर और सोफिया की जान बच जाती है और वे उस पहाड़ी वाले सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाते हैं। जब वे पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो वहां केबल कार में उन्हें लेने के लिए कुछ सैनिकों की टीम आती है और वे उन्हें हाथ उठाने को कहते हैं। जब वे हाथ उठाते हैं तो सैनिक टॉर्च से उनकी आंखें चेक करते हैं कि वे कहीं संक्रमित तो नहीं हैं। इसके बाद वे उन्हें केबल कार से उतारते हैं और मुख्य हॉल की तरफ ले जाते हैं। जब वे मुख्य हॉल में दाखिल होते हैं तो वहां बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर तरह के लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। सोफिया की माँ भी वहां मौजूद होती है। जैसे ही उसकी नजर सोफिया पर पड़ती है वह उसे दूर से पुकारती है, सोफिया, सोफिया, इधर आओ। सोफिया जब देखती है कि वह उसकी माँ है तो वह भी तड़प के साथ उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वे एक दूसरे से गले मिले, कुछ सैनिक सोफिया की माँ को रोक लेते हैं कि हो सकता है यह संक्रमित हो, पहले इसकी जांच की जाएगी। लेकिन उसकी माँ की तड़प देखकर दूसरा सैनिक इशारा करता है कि जाने दो। इसके बाद माँ और बेटी एक दूसरे से गले लगते हैं और लंबे समय तक अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद दूसरा सैनिक क्लेयर से कहता है, आओ चलें। वह उसे वहां एक मेडिकल डॉक्टर के पास ले जाता है जहां क्लेयर का पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है। डॉक्टर उसकी आंखों में अच्छी तरह टॉर्च डालकर जांच करती है कि कहीं वह संक्रमित तो नहीं है। तो क्लेयर उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो? वह कहती है, चुप रहो। जब उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं तो वह एक सिरिंज की मदद से उसके हाथ से खून निकालती है टेस्ट के लिए। क्लेयर उससे पूछती है, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आप क्या कर रही हो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। इसके बाद वह डॉक्टर से बताती है कि यह डीएनए टेस्ट के लिए खून ले रहे हैं और इस मखलूक पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। कुछ सैनिक उस कमरे में आ जाते हैं जो चूहों पर प्रयोग कर रहे होते हैं। वे चूहों का एक पिंजरा लेकर आते हैं जिसमें 2 चूहे बंद होते हैं और उन पर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। क्लेयर पूछती है कि यह क्या है, तो वे बताते हैं कि हम इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे इस शैतानी ताकत से बचने का कोई तरीका मिले। लेकिन हकीकत तो यह है कि कोई नहीं जानता था कि मेडिकली इसका हल मिलेगा भी या नहीं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें इशारा करता है कि इस चूहों वाले पिंजरे को लेबोरेटरी में ले जाया जाए। ये थी दोस्तों उस डरावनी लेकिन उम्मीद भरी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी का महत्व क्या होता है। सेबास्टियन ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी बीवी, अपनी बेटी और आखिर में अपनी जान, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। सेबास्टियन अपनी बेटी को नहीं भूल सकता था, लेकिन आखिर में उसने समझ लिया कि उसे जाने देना होगा ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।